हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स। मैं इबाद। ये 10th क्लास के चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये थर्ड वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने इसके फंडामेंटल्स जाने थे। लाइक अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो करंट का एक पार्ट मैग्नेट के अंदर चेंज हो जाता है। और उस मैग्नेट सेकेंड वीडियो में हमने जाना था कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस कंडक्टर के सराउंडिंग में, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चाहे वो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर हो, चाहे हमारा सर्कुलर फॉर्म में हो या हमारा सोलेनॉइड फॉर्म में हो। अब इस थर्ड वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है जिसके अंदर एक मैग्नेट करंट फ्लो किया जा रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम उस कंडक्टर को एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको कंडक्टर को रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी और उसका यूज क्या होगा ये हम अपने इन टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम किसी कंडक्टर को के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। यानी कि उस कंडक्टर के पास में उसके एरिया के अंदर अगर हम कोई मैग्नेट लेकर आते हैं तब उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरे एम्पियर suggests that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। यानी कि उस केस में कोई भी शेप का हमारे पास कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। और ऐसे केस में जब फोर्स काम करेगा तो लाइक अगर कोई कंडक्टर हमारा इस शेप में रखा हुआ है तो वो एक एक्सिस के थ्रू वो एक रोटेट होना शुरू हो जाएगा। फोर्स के केस में अगर हम बात करते हैं लाइक हमारे पास ये कोई बुक है, ठीक है, अगर हम इसकी दो एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक एक्स एक्सिस है, अगर हम इसके वाई एक्सिस को जैम कर दें और एक्स एक्सिस मूवमेंट के लिए फ्री हो, या हम इसको बीच में से इसके एक्सिस को बीच में से हम ज्वाइन कर दें और ये इस तरह से मूवमेंट के लिए फ्री होता है, तो अगर हम यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर एक हम रोटेशन देखेंगे। एग्जैक्टली बस यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि उस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो कंडक्टर के अंदर एक रोटेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम बात करते हैं करंट की तो वहां पे भी हमें डायरेक्शन को देखना है, अगर हम बात करते हैं मैग्नेट की तो वहां पे भी हमें डायरेक्शन को देखना है, और थर्ड हमारे पास जो क्वांटिटी है वो फोर्स है, वहां पे भी हमें डायरेक्शन को देखना है। तो इस डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक लॉ दिया जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। पिछले में हमने एक रूल हमने पिछले में भी पढ़ा था जिसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, वो हमारा राइट हैंड रूल था। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, वो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल कहलाता है, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताया गया स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, यानी कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पे आप देख रहे हैं कि मेरा फोर फिंगर से थंब परपेंडिकुलर है, यहां आप देख रहे हैं कि मेरा फोर फिंगर मिडिल फिंगर से परपेंडिकुलर है। और अगर आप यहां पे देखेंगे इसकी फिंगर को अगर हम यहां से यहां पर ले आते हैं तो इस तरह से हम देखेंगे थंब और मिडिल फिंगर भी परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारे सामने जो कंडीशन है कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है, हमारे सामने कंडीशन कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है कि हमारे पास ये तीन चीजें हैं। यानी कि चूंकि बोर्ड हमारा 2 डायमेंशनल है और यहाँ पे हम 3 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको तीसरी डायमेंशन को इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो if the first finger point in the direction of magnetic field, तो हमारी फर्स्ट फिंगर कौन सी है, ये है, तो ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये हमारा सेकेंड फिंगर है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा थंब। देन द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो ये जो थंब है, थंब इस पर लगने वाली डायरेक्शन को बताएगा। हम यहां से बी को इधर भी ला सकते हैं और ये हमारा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। इस तरह से देख लीजिए, मैंने इसको चेंज इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारा थंब यहाँ पे ऊपर की साइड में है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो, ये हमारी थर्ड लाइन है, ये बी वाली थर्ड लाइन है, वो ये लाइन है हमारी, है ना। मिडिल में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर करंट आ रहा है। तो अगर यहाँ पर दो चीजें हमारे हाथ में है करने के लिए कि हम जो करंट की डायरेक्शन चाहें वो रख सकते हैं, हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहें वो रख सकते हैं। देन उसके बाद में हम देखेंगे फोर्स क्या होगा। तो ये डायरेक्शन हमने ये करंट की डायरेक्शन ली है और ये जो बी डायरेक्शन आपको इस साइड दिखा रहा है एक्चुअली वो बाहर की साइड में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड में, यानी कि मैग्नेट एक इधर रखा हुआ है और एक इधर मैग्नेट रखा हुआ है, तब उसके बीच में ये करंट का डायरेक्शन है। तो थंब जो बता रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। एक बार दोबारा देख लें, स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस फॉर्म में रखना है, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा फर्स्ट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा है। एंड द सेकंड फिंगर यानी कि हमारी मिडिल फिंगर in the direction of current. If the first finger point in the direction of magnetic field, तो फर्स्ट फिंगर यहां से जो हमारी है, माफ कीजिएगा, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारी करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है। और तीसरे नंबर पर करंट किसको दिखा रहा है, हमारा फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यहां पर हमें जो इनपुट करने हैं वो ये दो चीजें हमें इनपुट करनी है। हमें एक तो करंट की डायरेक्शन और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो अपनी बात को कहां से स्टार्ट करें। इस डायग्राम को ध्यान रखें, इस डायग्राम में फर्स्ट नंबर पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फर्स्ट फिंगर हमारी, इफ द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन, सॉरी, if the first point in the direction of magnetic field, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है। एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो थर्ड फिंगर हमारा किसको बता रहा है, करंट पे, उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इस डायग्राम को ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट, सेकंड पे करंट एंड थर्ड पे फोर्स। और ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो ये लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। आप इसको थोड़ा सा एज्यूम करके देखिए कि कोई कंडक्टर है, इस तरह से कंडक्टर है, लाइक आपको जैसा कि अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंडक्टर है, ठीक है। एक मैग्नेट इधर रखा हुआ है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ टू साउथ बनेगा। एक नॉर्थ पोल सपोज दैट इधर है और साउथ पोल इसके पीछे है, इस कंडक्टर के पीछे है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम करंट की डायरेक्शन देखने वाले हैं, लाइक इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये हमारा करंट का डायरेक्शन बताएगा। यानी कि इसकी जो साइड है हमारी, जो ब्रेथ वाली साइड है इसकी, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की या रेक्टेंगुलर बुक की, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, यानी कि हम इसको बाहर की तरफ या हम इसको अंदर की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। फ्लेमिंग के दो लॉ है हमारे पास में, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ है फर्स्ट नंबर पर, और फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ है वो हमारा, या राइट हैंड रूल है हमारा, वो सेकंड पर रहेगा। और इसके यूजेस भी हमें देखने हैं, इसके यूजेस भी देखना है। अगर हम बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, तो हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इसका यूज कहां किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बहुत कॉमन से हमारे घर में फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सी,
और भी जितने भी रोटेटिंग डिवाइस होते हैं सारे के सारे हमारे, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वो। और इलेक्ट्रिक मोटर्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत कॉमन जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक तो परमानेंट मैग्नेट चाहिए होता है इसके लिए आपको, परमानेंट मैग्नेट। सेकंड वन आपको चाहिए होता है रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, आर्मेचर भी कहते हैं इसको, और ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, यानी कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। थर्ड पे आपको चाहिए होता है स्प्लिट रिंग्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने पता किया है कि उस पर जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंडक्टर को कहां रखना होगा, परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखना होगा। और जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर किस शेप में, एक रेक्टेंगुलर कॉइल की शेप में, ठीक है। वो भी इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाएगा। स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स क्या होती हैं, हाफ सर्किल होते हैं, दो हाफ सर्कल्स की रिंग्स होती हैं जो कि जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पहुंचाया जाता है और ये कॉइल के साथ रिवॉल्व होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक मोटर आपकी एक रोटेशनल डिवाइस है जो एक एक्सिस के साथ ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर है ये रोटेट होता है। चलिए हम इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल्स की ये दो आर्म्स हैं और इन आर्म्स से कनेक्टेड हैं दो स्प्लिट रिंग्स जो कि हाफ सर्किल होता है इस तरह से। और इन स्प्लिट रिंग का कनेक्शन जो होता है, अच्छा ये जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर के साथ ये रोटेट होते हैं, ठीक है। और इनके साथ कनेक्टेड होते हैं कार्बन के ब्रशेस जिनसे कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनपुट किया जाता है। ये हमने दो ब्रशेस बना लिए। सपोज दैट ये जो हमारा ब्रशेस है इसका नाम B1 मान लेते हैं और ये ब्रशेस इसका नाम B2 कह देते हैं, और ये स्प्लिट रिंग्स हमारी S1 और ये स्प्लिट रिंग हमारी S2। यानी कि हमने देखा रेक्टेंगुलर कॉइल बना लिया, स्प्लिट रिंग्स बना लिया, कार्बन ब्रशेस बना लिया, और यहां पर हम नाम दे देते हैं इसको रेक्टेंगुलर कॉइल को ABCD, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें जरूरत किसकी है, अब हमें इसको कहां रखना है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखना है। तो हम यहां पर एक परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं। ये हमने एक परमानेंट मैग्नेट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ और इसको नाम दे दिया हमने साउथ। और यहां से ब्रशेस थे, हमने करंट इनपुट करने के लिए हमने यहां इसको एक की लगा दिया और यहां हमने एक वोल्टेज सोर्स या हम कह सकते हैं हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया इस तरह से। यहां पर हमारा ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। दोबारा देख लें, परमानेंट मैग्नेट हमने यानी कि इसको नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा हुआ है। दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका कनेक्शन स्प्लिट रिंग S1 और S2 से है। हाफ सर्किल रिंग्स होती हैं, स्प्लिट रिंग्स हमारी हाफ सर्किल रिंग होती हैं। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए कार्बन के ब्रशेस B1 और B2 है और जिनका कनेक्शन हमने सेल से कर दिया है जिससे कि यहां तक इस तक एक करंट पहुंचे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, इसको समझना है आपको। अच्छा, चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये हमारा एक यूनिट है ना, जो कि मैग्नेट और आर्मेचर और डिफरेंट चीजों से मिलकर बना हुआ है।
लेकिन जब हम इसको बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं समझने के लिए कि कहां किस डायरेक्शन के बारे में बात की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास, हमें मालूम है कि करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, लेकिन यहां पर हम देखें सर्किट कहां किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, इस तरह से कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसके वर्किंग के बारे में बात करना है। तो करंट B1 से होता हुआ स्प्लिट रिंग से होता हुआ जो जा रहा है उसकी करंट की डायरेक्शन हमें देखनी है। अगर हम साइड AB के बारे में बात करें तो साइड AB में जो करंट का डायरेक्शन है वो A to B है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। यहां पर हमें दो डायरेक्शन साफ डायग्राम में नजर आ रही है हमें, और हमें यहाँ पे तीसरी डायरेक्शन यानी कि हमें फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और दूसरा, ये जो रोटेशन होगा, ये सपोज दैट इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस के थ्रू इसका रोटेशन होना है, यानी कि ये कॉइल का जो रोटेशन होगा इस एक्सिस के थ्रू ये रोटेशन होगा, ये इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा। अब आप यहां पर देखिए कि करंट जो जा रहा है आपका B1 फिर S1, और अगर हम यहां पे इतने पोर्शन को देखते हैं तो करंट का जो डायरेक्शन है वो A to B है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना लेफ्ट हैंड लेना होगा और लेफ्ट हैंड को इसी तरह से स्ट्रेच करना होगा जैसे कि फ्लेमिंग ने बताया हुआ है, और यहां पर थंब को तो हमें फोर्स के लिए छोड़ना है। अब ये दो फिंगर्स हैं, इन दो फिंगर्स पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी फर्स्ट फिंगर इंडिकेट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को और सेकंड फिंगर इंडिकेट कर रही थी हमारी करंट को, यानी कि ये फिंगर करंट वाली फिंगर है और ये फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है। अगर आप डायग्राम जैसे कि बोर्ड पे बना हुआ है इसको इस तरह से समझ रहे हैं तो आपको ध्यान दिख रहा होगा आपको कि ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको, है ना। लेकिन आपको ये जो डायरेक्शन है, ये जो बाहर की साइड में निकल के आ रहा है, ये डायरेक्शन किसका आ रहा है, ये करंट का निकल के आ रहा है ये डायरेक्शन। और जब ये करंट बाहर की साइड में आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं करंट कहां जा रहा है, आपका ऊपर की साइड में जा रहा है, तो आपको कैसा देखना है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और कॉइल आपका इस तरह से रखा हुआ है कि आपका A to B चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह का है। अब अगर हम बात करें इसमें तो AB जो साइड है, AB साइड कहां जाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। AB कहां जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और AB जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी कि इस तरह से ये नीचे की साइड में मूव करेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और CD अपोजिट क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा हमारा, यानी कि ये CD जो डायरेक्शन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा रोटेशन होगा, ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। AB हमारा नीचे की तरफ जाएगा और CD हमारा ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि जो फोर्स काम करेगा कुछ इस तरह से काम करेगा कि ये आपका ABCD है, ये AB और ये आपका CD है, तो AB नीचे की तरफ जा रहा है और CD हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये रोटेशन हमारा कैसा होगा, ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। ये बात आप इस बात को दोबारा से समझ लीजिए, AB में जो करंट का डायरेक्शन है वो A to B है और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो C to D है।
तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा हुआ था कि इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए बी कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सी डी कहां आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से इस आर्मेचर के अंदर या रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा। और अगर हम यहां पर इसकी पोलैरिटी, सेल की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, लाइक जहां प्लस है वहां माइनस कर देते हैं, जहां माइनस है वहां प्लस कर देते हैं, तब करंट जो एंटर होगा वो इस डायरेक्शन से एंटर होगा। तो इस केस में इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, ए बी अपवर्ड होगा और सी डी डाउनवर्ड होगा। तो फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट क्वार्टर डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा कि यानी कि आपके पास ये कॉइल इस तरह का था, अब ये कॉइल हमारा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ये इसकी एक्सिस के अंदर आ जाएगा। तो आगे हम इसको देखते हैं कि इसकी सेकंड पोजीशन क्या होती है। सपोज दैट ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड पोजीशन के केस में हम बनाते हैं इसको, फिर ड्रॉ करते हैं, मैग्नेट को ड्रॉ करते हैं हम। ये हम बना रहे हैं, सेकंड पोजीशन बना रहे हैं। हालांकि आपको बनाने की इस डायग्राम से एग्जाम में काम हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि क्या कंडीशन आएगी। अब आपका जो कॉइल है वो कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है, बस आपको उसकी मोटाई ब्रेथ दिखाई दे रही है। और ये आपका, चूंकि जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो इसी के साथ रोटेट हो रही हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह का डायरेक्शन हो जाएगा। ये स्प्लिट रिंग्स आपकी कुछ इस तरह से डायरेक्शन में आएंगे। और इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो ब्रशेस, इस कंडीशन में ये टॉर्क गेन कर चुका है और वो लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू, क्योंकि ये मोशन की कंडीशन में था तो लॉ ऑफ इनर्शिया इस पे काम करेगा, तो इसने टॉर्क गेन कर लिया। अब ये इस कंडीशन में था, इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ गया, अब ये फिर इस कंडीशन में आ जाएगा। किसके थ्रू आ जाएगा, टॉर्क के थ्रू आ जाएगा। इसने गेन किया है, टॉर्क गेन किया हुआ है, और टॉर्क के थ्रू ये वापस इसकी अपोजिट कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में सिर्फ मैं आपका ये ड्रॉ करता हूं, कॉइल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि जहां ए बी था वहां सी डी आ जाएगा कुछ इस तरह से, जहां आपका ए बी था वहां आपका सी डी आ गया है, और जहां सी डी था वहां ए बी आ गया। अब हम यहां पे इस कंडीशन में देखते हैं कि अब इसके अंदर जब हम देखेंगे कि जहां B1 था और B2 था वो एज इट इज रहेगा, लेकिन S1 और S2 की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, S1 और S2 की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लाइक S2 आपका इधर आएगा और S1 आपका इधर आएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसका कनेक्शन अब B1 से होगा, इसका कनेक्शन अब B2 से होगा। तो अगर हम बात करेंगे CD में डायरेक्शन जो होगा वो C to D डायरेक्शन में होगा, और इसमें जो डायरेक्शन होगा करंट का वो B to A डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जब C to D डायरेक्शन में होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो उस केस में जो CD साइड होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये CD साइड हमारी कहां होगी, ये डाउनवर्ड होगी, और AB साइड क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस केस में अब ये कहां जाएगा, AB अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डीसी मोटर के अंदर, चूंकि हम यहाँ पर सेल यूज कर रहे हैं और ये डीसी मोटर का कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे,
तो हम देखते हैं डीसी मोटर के अंदर एक जो कंटिन्यूअस साइकिल होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप ये है, और ये हमारा थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप सेम इसी तरह का होगा, जिसमें कि सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि वो टॉर्क गेन कर चुका होता है, तो इसलिए इसके अंदर जो रोटेशन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि इनके अंदर फोर्स इक्वल होना है दोनों डायरेक्शन में, और करंट इक्वल होना है ना। करंट अगर हम वेरी करेंगे तो इसकी स्पीड के ऊपर, फोर्स के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर चेंज आएगा, फर्क पड़ेगा। और इनका इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है, जो कि हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे खास बात इसमें यह है कि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। हमारे अगले वीडियो में अगला जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जिसके ऊपर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे।